अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और हम आपके लिए लेकर आ गए हैं सिलसिलेवार नावल ओ गर्ल यू आर माइन एपिसोड 46, जिसको आपके लिए तहरीर कर रही हैं सैयदा रुबाब। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, आइकॉन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नावल की तरफ। नैना ने जाते जाते भी दोस्ती का हक अदा कर दिया था और असफ़ी के बिना बताए भी वो सारी हकीकत जान गई थी। लेकिन उसका ये इंकशाफ कि उसने असफ़ी से मोहब्बत की है, ये बात चौंका देने वाली थी। मगर अगले ही पल नैना का ये कहना कि अब उसके दिल में असफ़ी की मोहब्बत की बजाय अपने महरम की मोहब्बत है, असफ़ी की निगाह में उसे और उसकी दोस्ती को और भी मोतबर बना गया था। उसके निगाह में एक औरत को इतना ही समझदार और मजबूत होना चाहिए, ना कि जज्बात की रौ में बह जाने वाली। लेकिन दूसरी तरफ थी जज्बात की रौ में बह जाने वाली लड़की, यानी रामीन। और ये लड़की असरन कमाल की मोहब्बत थी, इसलिए उसकी हर कदम माफ़ करता चला गया था। वो कशफ के बेबी और मिसकैरेज के बारे में ख़ानदान में किसी को इल्म नहीं था। उसकी रुसवाई की कहानी ज़बान ज़द-ए-आम हुई थी, मगर उसके अगवा का किस्सा ही सब जानते थे। आगे की कहानी को उन्होंने लोगों से छुपाया हुआ था। ये इसी वजह से मुमकिन हो पाया कि नाहिद लोग अपने बंगले में शिफ्ट हो चुके थे और असफ़ी अपने बंगले में, वरना तो नाहिद इस बात का डंका कब का बजा चुकी होती और ख़ानदान भर में कशफ को लेकर फिर से बातें होने लगती। दूसरा ये इसलिए भी मुमकिन हुआ कि नैना की बात सच थी। असफ़ी ने जब से ख़ुद को एक गैंगस्टर यानी एक डिक्लेयर किया था, तब से रिश्तेदारों ने उनकी तरफ आना जाना और राब्ता रखना छोड़ दिया था, यानी पहले जैसा राह रस्म ना रहा था। नैना के जाने के बाद असफ़ी ने मीनू को दरवाजे में खड़े हुए देख लिया था, जो वहाँ साकत खड़ी अब भी नैर बहा रही थी। वो वहाँ आई तो नैना की टोह में थी कि नैना उसके शौहर के पीछे पीछे क्यों है। लेकिन नैना की बातों से उसके मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ लगा था कि अपने मुकाम से गिरी हुई लड़की को कोई हक नहीं है कि वह दूसरों के बारे में कयास आराइयाँ करे। क्या बात है मीनू, क्यों रो रही हैं आप? असफ़ी तेज़ कदम उठाते हुए उसकी तरफ चला आया और उसके आंसू साफ करते हुए तफक्कुर भरे लहजे में पूछने लगा। नैना आपसे मोहब्बत करती थी और आप आज तक इस बात से अनजान रहे। वो इसलिए कि उसकी मोहब्बत खुदगर्ज़ नहीं थी। वो ये बात जानती थी कि आप किसी और को चाहते हैं, इसलिए उसने अपनी मोहब्बत का प्रचार नहीं किया। मीनू के आंसू बात के दौरान एक बार फिर से बलाई बरसात की तरह जारी हो गए थे, जबकि असफ़ी तो उसकी बात पर खामोशी से एकटक उसे देख रहा था। वो कितनी अच्छी लड़की है, मेरी तरह बेराह रवि का शिकार नहीं हुई। उसने गैर की मोहब्बत को दफन करके दिल में अपने महरम और उसकी मोहब्बत को जगह दी। रामीन ने आज नैना की बातें सुनने के बाद महसूस किया कि असफ़ी उससे अच्छी लड़की डिज़र्व करता है। वो तो अब इस शख्स की काबिल ही नहीं रही जो उसके लिए अपने दिल पर इतना कुछ सह चुका है। रामीन, असफ़ी ने इस बात पर उसे टोका था। वो फिर से ये बातें सुनने का मुतहम्मिल नहीं था। नैना की बातें भी इसलिए चुपचाप सुनता रहा कि आज वो दोस्त से ज़्यादा उसे एक मेहमान की सूरत में देख रहा था, इसलिए चुपचाप सुनते हुए वो सब सह गया। लेकिन यहाँ रामीन फिर से वही कुछ दोहराने वाली थी। प्लीज़ असफ़ी, आज मुझे कह लेने दीजिए कि मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। आप ऐसी लड़की डिज़र्व नहीं करते असफ़ी। यकीनन आपको भी हक़ है कि अपने लिए बेहतर का इंतखाब करें। मैं खुद कर्ज़ बन गई थी कि सब कुछ करने के बावजूद भी आप पर हक जताती रही। अब से आप आज़ाद हैं असफ़ी। मीनू बात के आखिर में मुंह छुपाए रोने लगी थी, जब असफ़ी ने उसे खुद में भेज लिया था। गलतियाँ किससे नहीं होती रामीन, बात यह है कि इंसान को गिर कर भी संभलने का हुनर आ जाए तो क्या ही बात है। और आप संभल चुकी हैं और अपनी गलती पर पशेमान हैं। फिर मैं क्यों सफाक मर्द बन जाऊँ और आपकी ज़िंदगी से निकलकर उसे वीरान कर दूँ? असफ़ी बोल रहा था और उसके जुमले सुनकर मीनू के रोने में रवानी आती जा रही थी।
कि आखिर वो क्यों इतना अच्छा था, मोहब्बत करने वाला, इज्जत देने वाला और माफ़ कर देने वाला। गलती हो जाए तो क्या मोहब्बत को दफना देना चाहिए? मेरे नज़दीक वो मोहब्बत ही क्या जो अपने महबूब के लिए इतनी मेहरबान ना हो सके कि उसकी गलती को फरामोश करके उसे गले लगा ले। फिर से वो कभी ऐसी गलती के बारे में सोचे ही ना। भूल जाएं सब कुछ। मैं आपका हूँ और आपका ही रहूँगा, और आप ही सिर्फ मेरी हैं। फिर ना तो कभी मैं आपको आज़ाद करूँगा और ना ही आप मुझे। असफी ने उसे खुद से जुदा करते हुए उसके आंसू साफ किए और उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मोहर जब्त करके उसके गम को हल्का करना चाहा। बालाज कश्यप के डिस्चार्ज के 2 रोज़ बाद ही साबिर चाचा के हमरा आबदा और असफी से बात करने चला आया था। आज वो खामोश रहा। साबिर चाचा ने ही बात की थी। अब तो कश्यप बिटिया को भी कोई एतराज़ नहीं, वो रुखसती के लिए रजामंद है। तो मेरा ख्याल है हमें भी अब मज़ीद इस नेक काम में देर नहीं करनी चाहिए। साबिर चाचा ने चाय का कप थामे हुए बात का आगाज़ किया था। ठीक है, आज बुध है और कल जुमेरात, तो मैं कल ही रिश्तेदारों में शादी के कार्ड भिजवा देता हूँ। फिर जिससे आना हुआ मोस्ट वेलकम। हमारा मकसद यह है कि सबको इन दोनों की शादी का इल्म हो जाए और दोबारा कश्यप के बारे में कोई गलत बात ना करे। उनकी बात का जवाब असफी ने दिया था। इस पे सभी मुत्तफिक थे और असफी चंद रोज़ खुद को दूसरे झंझटों से आज़ाद करके कश्यप की शादी में मसरूफ़ हो गया। बालाश ने जहेज़ लेने से इनकार कर दिया था, इसलिए इंश्योरेंस की वो रकम जो कमाल साहब ने बेटी के जहेज़ के लिए जमा करवाई थी, वो रकम निकलवा कर असफी ने कश्यप का अकाउंट बनवाया और उसमें जमा करवा दी कि उस पर कश्यप का ही हक है। आखिर सब काम अच्छे से हो गए थे और इसी बंगले के वसी लॉन में ही तमाम इंतजाम किए गए थे। कम ही लोग शादी पर आए थे। कश्यप आज सुर्ख जोड़े में मलबूस थी जो बालाज की पसंद का ही था और जूतों से ज्वेलरी तक उसने सब कुछ उसकी पसंद का ही पहना था। एक बार फिर से निकाह हुआ और वो तमाम माजी की तलखियों को भुलाकर कि अब से वो एक नई शुरुआत करेंगे, एक दूसरे को इस रिश्ते में कबूल कर चुके थे। कश्यप जो अब तक इस रिश्ते से इनकारी थी, बिलाखिर इस शख्स को कबूल कर ही चुकी थी। वजह खुदा की रज़ा समझकर और सब कुछ उस पर छोड़कर वो बालाश साहब को एक नए रूप के साथ कबूल कर चुकी थी। दूसरी वजह साबिर चाचा का समझाना और बालाश का माजी था। और तीसरी वजह, अगर वो औलाद की खुशी खो देने के बाद भी पीछे नहीं हटा था तो मतलब वो वाकई में उससे मोहब्बत करता था। हाँ, उसकी मोहब्बत खुदगर्ज थी, लेकिन अब वो खुद को बदल चुका था। कश्यप भाई और वालदा की दुआओं के साथ और कुरान मजीद के साए में घर से रुखसत हुई और आखिर पिया तेज सुधार गई। सफ़ीर साहब की फैमिली भी इस शादी में पेश थी और आज कश्यप की रुखसती के बाद असद भी अपनी मोहब्बत का मकबरा दिल में तामीर करते हुए इसमें अपनी मोहब्बत को हमेशा हमेशा के लिए दफना चुका था। आप उदास हैं? वो अपने कमरे से मुल्हक बालकनी में खड़ा था जब सजल चाय के 2 कप लिए हुए उसी तरफ आ गई थी। कश्यप की रुखसती के बाद वो असद को खामोश खामोश सा महसूस कर रही थी, इसलिए पूछे बिना ना रह सकी। नहीं तो मैं क्यों होने लगा उदास? जिसके पास इतनी केयर करने वाली बीवी हो वो क्यों उदास होगा? असद उसकी तरफ मुड़ा और उसके हाथ से चाय का कप लेते ही मुस्कुरा कर जवाब दे गया, बीवी? सजल ने इसे एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, क्योंकि असद तो अब तक उसे अपनी दोस्त कहता आया था। उसने सजल को इस रिश्ते में कब कबूल किया था? हाँ बीवी, क्यों नहीं हो भाई? ऑफिशियल वाइफ हो मेरी, जब चाहे हक जता सकता हूँ। असद ने पूरे हक से अपनी बात कही, जिसके जवाब में सजल ने इस्तहज़ाई और मुस्कुराहट के साथ उसे देखा और कप को लबों से लगाए हुए उससे निगाहें हटा गई। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ सजल कि अपनी शादीशुदा ज़िंदगी का आगाज़ बहुत अनोखे ढंग में किया, जैसा अक्सर फ़र्ज़ी कहानियों में होता है, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक प्रैक्टिकल मर्द बनना चाहिए था और पहले ही तुम्हें इस रिश्ते में कबूल कर लेना चाहिए था। शादी की थी तो तुम्हें बीवी तस्लीम करके अपने रिश्ते के तकाज़ों को पूरा करना था। मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था। असद अब मुकम्मल तौर पर उसकी जानिब रुख मोड़े हुए उसे ही देख रहा था, लेकिन वो अब भी सामने निगाहें गाड़े हुए थी और चुपचाप उसकी बातें सुन रही थी। मैं उदास नहीं, शर्मिंदा हूँ सजल, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़।
लेकिन ज़बरदस्ती भी हक नहीं जताऊंगा जब तक तुम इजाज़त नहीं दोगी। असद ने बात के अख्ताम पर उसको बाजू से पकड़े हुए उसका रुख अपनी जानिब किया और जवाब तलब निगाहों से उसे देखा। अब जब कश्यप की शादी हो गई है, अब आपको याद आया कि आपकी बीवी भी है, यानी यह है सजल दुरानी की हैसियत कि जब सारे दर बंद हो गए तो आपको अपनी बीवी और अपना रिश्ता याद आ गया जिसे अब तक आप तस्लीम नहीं कर रहे थे। सजल ने पहली बार उसे शिकवा किया था। तुम्हारा शिकवा बचा है सजल, लेकिन याद से नहीं हुआ, बल्कि ये मामला तो बहुत दिन पहले ही वक़ूफ़ पज़ीर हो चुका था। मैं कश्यप और बालाज से मिला था और बालाज को कत्ल कर देने की दर पर था, लेकिन कश्यप ने इंकशाफ किया कि बालाज से शादी के फ़ैसले में उसकी रज़ा शामिल है। उसने ही मुझे एहसास दिलाया कि मुझे कश्यप की बजाय तुम्हारे बारे में सोचना चाहिए। बस उसी दिन से मैंने अपने दिल को बदलने की कोशिश की। असद उससे झूठ नहीं कह रहा था, क्योंकि उसकी सच्चाई उसकी आंखों में नुमायाँ थी। फिर बालाज के एक्सीडेंट पर कश्यप की जो हालत थी वो ये वाज़े करने के लिए काफ़ी थी कि वो बालाज के लिए दिल में जज्बात रखती है। इसलिए मैंने अपने दिल को मुकम्मल तौर पर कायल किया और दिल में लगी उसकी तस्वीर की जगह तुम्हें जगह देने की कोशिश की। लेकिन तब मैं तुमसे कुछ भी कह नहीं पा रहा था। अगर आज कह रहा हूँ तो पूरे दिल और सच के साथ अपने जज्बों को तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। असद की बातें सजल का शिकवा धोने के लिए काफ़ी थीं। अब वो भी असद को इन्हमाक से तके जा रही थी जो दिल से उसके साथ का तालिब था। आज असद सफ़ीर के दिल में सजल सफ़ीर के सिवा कोई नहीं है। यकीन करो और तुम अपनी मोहब्बत से उस यकीन को मज़ीद कामिल कर सकती हो। मुझे तुम्हारे साथ और मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारे हर शिकवे को धोने की कोशिश करूँ और आने वाले दिनों को बहुत खूबसूरत बनाऊँ कि हम दोनों एक दूसरे का साथ पाकर मुकम्मल और इतनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारें कि गए दिनों की तलखियों और यादों की जगह खूबसूरत पल और यादें ले लें। तो क्या तुम मेरा साथ दोगी? असद की बातें अब उसकी समातों में रस घोलने लगी थीं। ये तुम्हारा मुँह दिखाई का तोहफ़ा जो देने में यकीनन मैंने बहुत ताख़ीर कर दी है, लेकिन इसके साथ अपनी मोहब्बतें और शिद्दतें तुम पर निछावर करने के लिए तैयार हूँ। तो क्या मिसेस असद, आप ये मोहब्बतें समेटने के लिए तैयार हैं? असद ने कप को मुंडेर पर रखा और अपनी पैंट की जेब से एक मखमल की डिबिया निकालकर उसकी खूबसूरत मखरूती उंगली में वो अंगूठी पहनाते ही उसके हाथ की पुष्क अपने लबों से छुआ तो सजल के रुखसार हया की सुर्खी से दहकने लगे। वो लजाते हुए निगाहें झुका गई थी जो उसकी तरफ से रजामंदी का इशारा था। असद ने उसके हाथ से कप लेकर वहीं मुंडेर पर रख दिया और उसे अपनी बाहों में भरते हुए अपने कमरे में दाखिल हो चुका था, जबकि सजल तो अपने आप में सिमटती जा रही थी कि असद सफ़ीर आज अपने रिश्ते के तकाजे को निभाने वाला था और सजल उसकी मोहब्बतों को समेटने के लिए इस कदर ही बेताब हो रही थी। गोया दो दास दिलों में आज मोहब्बतों ने बसेरा करके उनकी ज़िंदगी को खूबसूरत रंगों से भरने का आगाज़ कर दिया था। कश्यप बालाज के बेडरूम में सज संवर कर फूलों की सेज पर उसकी मुंतज़िर थे। बालाज ने गेट से कमरे तक का रास्ता गुलाब की पत्तियों से सजा दिया था और ये सब कश्यप के लिए था। अभी भी उनका कमरा गुलाब की खुशबू से मुअत्तर था। सिल्वर 3 पीस टेक्सचरों पर वाइट शर्ट और टर्कोइस टाई लगाए हुए बालाज की शख्सियत और भी पुरकशिश लग रही थी। आखिर इंतज़ार को तमाम करते हुए वो गुलाब की पत्तियों पर कदम रखते हुए अंदर दाखिल हुआ और बेड के किनारे पर यूं बैठा कि उसका रुख कश्यप की सिमत था। बहुत खूबसूरत लग रही है मिसेस बालाज, इतनी कि दिल ये तमन्ना कर रहा है आप ऐसे ही सामने बैठी रहें और मैं आपको निहारता रहूं। शुक्रिया मिसेस कि आपने बालाज साहब के दिल पर आखिर रहम कर ही लिया। अब कभी आपको रूठने या खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। बालाज ने कश्यप का हाथ पकड़कर बहुत मोहब्बत से कहा। जवाबन कश्यप ने भी उसके चेहरे पर निगाह की तो आज वहाँ उसे एक नया बालाज मिला था जिससे अब तक वो नाशना थी। मैं कोई लंबे चौड़े वादे नहीं करूँगा, बस ये कहूँगा कि ज़िंदगी की तलखियों ने बहुत कुछ सिखा दिया है। मैंने आज तक औरत का जो भी रूप देखा वो सब नफ़रत किए जाने के काबिल था,
लेकिन पहली बार किसी रूप में मैंने मोहब्बत को तराशा, और वो तुम हो कश्यप, जिसने मेरी सोच को एक नया रुख दिया। और औरत ज़ात से नफ़रत करने वाला बालाज शहाब एक मासूम सी ज़मीन ज़ाती, एक खूबसूरत सिंफ नाजुक की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गया। लेकिन तुम फ़िक्र नहीं करो, अब अपनी मोहब्बत से गुज़िश्ता हर अमल की तलाफ़ी कर दूँगा। बालाज का इकरार आज एक नए अंदाज में था। वो आज ज़बरदस्ती अपनी मोहब्बत को जता नहीं रहा था, बल्कि अपना दिल खोल कर उसके सामने रख रहा था कि जहाँ वो सब महसूस कर सकती थी। थक गई होंगी ऐसे बैठ बैठ कर, चलिए इस सब से आज़ादी में आपकी मदद कर देता हूँ। बालाज ने उसके दुपट्टे को पिनों से आज़ाद करने के लिए हाथ बढ़ाया तो कश्यप ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। अरे इतनी जल्दी भी क्या है, अभी तो आप कह रहे थे सामने बिठाकर रात भर देखना चाहते हैं। कश्यप ने दुपट्टे को पकड़ते हुए एक अदा से कहा था, लेकिन अब से अपनी ख्वाहिशों और खुशी पे अपनी बीवी को मुकद्दम रखूँगा। और मैं जानता हूँ कि आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपको आजमाइश में नहीं डालूँगा, क्योंकि अब तो आप उम्र भर मेरे सामने ही रहेंगी। बालाज ने उसके हाथ को वापस उसकी गोद में रखते हुए बहुत मोहब्बत से अपनी बात कही और फिर से अपने काम में मसरूफ़ हो गया। कश्यप ने भी पहली बार उसे मोहब्बत भरी निगाहों से देखा था। और मेरे मुंह दिखाई के तोहफे का क्या? कश्यप ने फिर से सवाल उठाया तो आज बालाज को भी उसका ये अंदाज़ बहुत भाया था कि आज उसके लहजे में अपनाइयत थी और वो उससे अच्छे से बात कर रही थी। क्या वो भी चाहिए आपको? जबकि मेरा ख्याल है वो तो मैं आपको पहले ही दे चुका था। बालाज ने पिन्स उतार कर साइड पर रखी और उसका भारी कामदार दुपट्टा भी उतार के कमरे में पड़े सोफे पर रख दिया। जब दोबारा निकाह कर सकते हैं तो मुँह दिखाई भी तो देनी चाहिए थी ना। कश्यप ने मसनूई खफगी का इजहार किया। वो लहंगा संभालते हुए उठी और अपनी बात कहकर जाने को थी कि बालाज ने उसे कलाई से पकड़ कर रोक लिया था। इतनी जल्दी भी क्या है भागने की? अगले ही पल वो उसकी कलाई में खूबसूरत गोल्ड का ब्रेसलेट पहना रहा था, जबकि वो हमनत बनी उसे देख रही थी। कश्यप ने तो यूं ही उसे सताने के लिए एक बात की थी, या शायद वो पिछली तल्ख यादों को मिटाने के लिए उसके साथ हल्की फुल्की नोक-झोंक कर रही थी, मगर उसे नहीं पता था कि वो पूरी तैयारी के साथ वहाँ मौजूद था। ये रहा आपका रोनुमाई का तोहफ़ा, और कोशिश करूँगा कि ऐसे ही आपके दिल की हर ख्वाहिश को कहने से कबल ही पूरा कर दूँ। बालाज ने मोहब्बत बाश निगाहों से उसे देखा और उसकी कलाई आज़ाद कर दी। कश्यप भी जवाबन मुस्कुरा कर ड्रेसिंग की सिमत पर कदम बढ़ा गई। कश्यप को पहली बार महसूस हुआ कि वो शख्स इतना बुरा नहीं है, और ये कि उसने बालाज को अपना गलत फैसला नहीं किया। और अभी तो आगाज़ था, अंजाम इससे भी हसीन होने वाला था। सफ़ीर साहब उम्रे की अदायगी के लिए जाना चाहते थे। नाहिद बेगम भी उनके साथ जाने के लिए तैयार थीं। सफ़ीर साहब ने आपदा को भी साथ तैयार कर लिया था और कश्यप की रुखसती के बाद जल्द ही वो लोग भी उम्रे के लिए रवाना हो गए थे। जबकि मीनू उस रोज़ नैना की बातें सुनने के बाद से बहुत खामोश रहने लगी थी। असफ़ी ने भी उसकी खामोशी महसूस की थी और उससे बारहा पूछने की कोशिश भी की, लेकिन वो हर बार टाल दिया करती थी। आज भी वो उससे इसी बाबत इस्तफसार कर रहा था कि आखिर वो क्यों इतनी उदास है। जब RK की कॉल आई थी, तुम ये क्या करते फिर रहे हो? RK कॉल रिसीव होते ही असरबाद की तरफ आया था। खुल के कहो क्या बात है? असफ़ी उससे बात करते करते अब अपने कमरे से निकल कर लाउंज में आ गया था। मेरे लोग बता रहे हैं कि आजकल ज़बान से ज़्यादा हाथों और असले का इस्तेमाल करने लगे हो। किसी बात पे गुस्सा हो तो सॉल्व आउट करो, लेकिन लोगों पे गुस्सा तो मत निकालो। RK ने अपनी बात की वजाहत दी। एक गैंगस्टर ज़बान से ज़्यादा हाथों और असले का ही इस्तेमाल तो करता है, और जो गलत बात करेगा फिर मैं चुप नहीं बैठूंगा। और ये बात तुम कह रहे हो? असफ़ी का अंदाज़ इस्तेहज़ाइया था। तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। कल तुम्हारे वो 2 लोग जिन्हें मैंने मार दिया, वो एक मासूम बच्चे पे अपनी हैवानियत दिखा चुके थे। वो बच्चा मर गया था। फिर ऐसे दरिंदों को भी ज़िंदा रहने का कोई हक़ नहीं। औरतों और बच्चों पर कोई तशद्दुद करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ। और तीसरे बंदे को उड़ाने की वजह भी यही थी कि वो एक औरत का रेप करके उसकी वीडियो बनाकर
इंटरनेट पर डाल चुका था। कैसे कैसे लोग रखे हुए हैं तुमने, उल्लू के पट्टे। असफी ने भी गुस्से के आलम में बालों में उंगलियां उलझाईं और उन्हें पीछे तक ले गया और बिना झिझक के उसे सब बता दिया। ठीक है, लेकिन आइंदा अपने गुस्से पर काबू रखना। कोई भी तुम्हारे साथ काम करने को तैयार नहीं है अब। वो कहते हैं कि ये शख्स गुस्से से पागल हो जाता है, फिर इसे कंट्रोल करना इतना ही मुश्किल होता है। हमें डर होता है कहीं हमें ही ना उड़ा दे। कितना डरा दिया तुमने मेरे लोगों को, आरके ने परेशान लहजे में कहा, जबकि आज उसकी टोन भी कुछ बदली बदली लग रही थी। जब भी असफी ने उससे रूबरू बात करने का सोचा और बात खत्म करते ही उसके फार्म हाउस का रुख किया। दूसरी तरफ असफी का राब्ता हसन साहब से भी था, जिनका टारगेट 3 बड़े गैंगस्टर्स थे, डीके, पाशा और आरके। इनमें से एक ठिकाने लग चुका था। पाशा कराची का डॉन माना जाता था, जो वहाँ सारा काला धंधा संभाले हुए था, और आरके लाहौर में राज कर रहा था। वो इन तीनों बड़े गैंगस्टर का खात्मा चाहते थे कि बाकी छोटा मोटा धंधा करने वाले इस मुल्क की साख को इतना तबाह नहीं कर रहे थे जितना ये लोग, और फिर इन छोटे लोगों पर हाथ डालना तो फिर भी आसान था। मुश्किल हदफ तो ये लोग थे। असफी आरके के फार्म हाउस पर आ पहुंचा था, जहां वो अकेला नहीं था बल्कि पाशा भी मौजूद था। ये उसे लॉन में गप्पे हाँकते हुए आरके के लोगों से पता चला, जो कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे। लेकिन असफी की एंट्री पर उन्हें साफ सूंघ गया था। उनकी सांस हलक में अटक गई थी, और ये तब से था जब से उसने अपने ही गैंग के 3 लोगों का बेदर्दी से कत्ल कर डाला था। अंदर पाशा और आरके आपस में बातें कर रहे थे। वो आज भी इस बड़े हॉलनुमा कमरे में बैठे थे, जबकि उन दोनों के गार्ड्स आज कॉरिडोर के बाहर खड़े थे। सामने एलसीडी पे म्यूज़िक चल रहा था और वो दोनों ग्लास हाथ में पकड़े हुए मैं पीने में मसरूफ़ थे। इस सब में उन्हें असफी की गाड़ी की आवाज़ भी सुनाई नहीं दी थी। डीके को मैंने नहीं मारा, बल्कि मुझे उस लड़के पर शक है जिसे तुमने एके के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है। असफी अंदर दाखिल होने वाला था जब उसके कानों में पाशा की ये बात पड़ी, तो उसके कदम वहीं दरवाजे के बाहर ही जम गए। देखो आरके, डीके भी इस बात से अनजान था, क्योंकि पिछले कई अरसे से वो तुम्हें माल सप्लाई नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने तुम्हारे बारे में खबर रखना भी छोड़ दिया था। लेकिन मैं हर खबर पर नज़र रखता हूँ कि कहाँ क्या हो रहा है। तुम ऊपर के लोगों को, एजेंसीज और बाहर बैठे हमारे पार्टनर्स को तो बेवकूफ़ बना सकते हो। उन सबको इस लड़के असफन कमाल को इस्तेमाल करके धोखा दे सकते हो। लेकिन मैं जानता हूँ कि एके मर चुका है और ये लड़का उसकी कार्बन कॉपी है। बस तुमने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। तुम्हें उस पर इतनी जल्दी एतबार नहीं करना चाहिए था। असफी बाहर रुककर ही तमाम बात सुन रहा था, क्योंकि उसे पाशा से कोई अच्छी वाइब्स नहीं आ रही थी, और ऐसा ही हुआ था। पाशा आरके की ब्रेन वॉशिंग में काफ़ी हद तक कामयाब हो चुका था। हाँ, मैंने डीके को 20% ज़्यादा पेमेंट देने की बात की थी, इसलिए उसे मेरी डील पसंद आ गई। लेकिन जब इस लड़के ने डीके से बात की तो उसका इरादा बदल गया कि वो आधा माल तुम्हें सप्लाई करेगा और आधा मुझे। फिर मैं उसका कत्ल क्यों करवाऊँगा, जबकि उसे एडवांस पेमेंट भी कर चुका था। पाशा की बातों पर आरके को भी यकीन होने लगा था। अब फिर हमें क्या करना चाहिए? आरके नशे में टुन होकर उससे ही पूछ रहा था। करना क्या है? उस लड़की की बीवी को उठवाता हूँ, खुद ब खुद सब कुछ उगल देगा। अगले ही पल वो पाशा अपने कारिंदे को हॉल में ला रहा था, जबकि मीनू का सुनते ही असफी मज़ीद वहाँ रुकने की बजाय उल्टे कदमों वापस लौट गया। वो उनसे मुलाकात किए बिना ही गाड़ी में बैठा और वहाँ से निकल गया। सुना है इस लड़की की बीवी ने धोखा दिया था उसे, फिर भी उसे सीने से लगाए बैठा है। मतलब बहुत मोहब्बत करता है। हमारा काम आसान हो जाएगा। मैंने उसके घर अपने बंदे भेज दिए हैं, जो दोनों को ही उठा लाएंगे। पाशा कॉल डिस्कनेक्ट होने के बाद आरके को बता रहा था। असफी बहुत तेज़ ड्राइविंग कर रहा था। उसका दिमाग मीनू में अटका हुआ था। वो वहाँ से निकला ही था कि उसने सुभान साहब को कॉल करके सब कुछ बताया। उन्होंने भी सिविल ड्रेस में अपने कुछ आदमी उसके बंगले की तरफ रवाना कर दिए थे, लेकिन उसके लोग असफी के पहुँचने से कबल ही वहाँ पहुँच चुके थे। उनके अंदर दाखिल होते ही असफी भी वहाँ पहुँच गया, जिसने गेट के बाहर ही गाड़ी रोक दी और दीवानावार अंदर की सिम तोड़ा। कहाँ छुपा रखा है अपने उस नाकाम आशिक को?
जो तुम्हारी बेवफाई के बदले दुनिया से वसूल करने पर तुल चुका है। वो लोग उन्हें ढूंढते ढूंढते आखिर उनके बेडरूम में दाखिल हो चुके थे और मीनू कमरे में चंद मर्दों को देखकर खौफजदा होती वॉशरूम की तरफ भागने को थी कि वहां जाकर खुद को लॉक कर लेगी, क्योंकि कमरे के दरवाजे में तो वो लोग खड़े थे। लेकिन एक शख्स ने आगे बढ़कर उसे कलाई से पकड़ लिया और उस पर दबाव बढ़ाते हुए उससे सवाल कर रहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की, उसे हाथ लगाने की। इसी लम्हे असफी उसके लोगों को चीरते हुए सिर से आगे बढ़ा, जो अब उस पर रिवॉल्वर ताने खड़े थे। लेकिन उनकी परवाह किए बिना उस शख्स के हाथ को, जिसे मीनू की कलाई थी, सख्ती से पकड़कर उसने यूं मोड़ा कि उसके बाजू को पीछे उसकी कमर तक ले गया और गुस्से के आलम में घुर्राया, क्योंकि ये मंजर देखकर एक बार फिर से उसके अंदर गुस्से का अलाव दहक उठा था। वो शख्स तो तकलीफ से करा उठा था और असफी के इस कदम के तशद्दुद पर पहले तो मीनू की आंखें खौफ से फैल गई थीं, लेकिन अगले ही लम्हे वो असफी के पीछे खड़ी खुद को महफूज समझ रही थी। गलत फहमी है तुम्हारी कि तुम जैसे कीड़े मकोड़ों से असफन कमाल डर जाएगा। किसी के बाप में भी इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे डरा सके। असफी ने उसे मजीद तकलीफ पहुंचाते हुए बेरहमी से कहा, जबकि मीनू साकत खड़ी दम साथ उसकी पुष्ट को ही देख रही थी। उसके जख्मी लोग भी कमरे से बाहर खड़े उसे देख रहे थे, जिन्हें मज़ाहमत करते हुए जख्मी कर दिया गया था। तुम यहाँ मेरी तलाश में नहीं आए थे, बल्कि तुम्हें तुम्हारी मौत यहाँ खींच लाई है। असफी ने एक झटके में उसका हाथ आज़ाद किया और उसे पीछे धकेलते हुए अपना रिवॉल्वर निकाल लिया। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी अब पाशा के लोगों के पीछे खड़े उन्हें हैरत में ले चुके थे, इसलिए उन्होंने असफी के कहने पर अपने हथियार नीचे के रखे और दोनों हाथ बुलंद किए खड़े थे, जबकि मीनू का खौफ असफी की बातों से बढ़ता जा रहा था। पाशा के लोग उसे इस रूप में देख रहे थे जिसमें उसे काबू करना मुश्किल हो जाता था। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मेरी बीवी को टच करके बहुत बड़ी जुर्रत दिखाई है तुमने, जिसके लिए अब तुम्हें इस दुनिया को गुड बाय कहना होगा। असफी ने दांत खिंचाते हुए कहा। असफी, जब मीनू ने उसका कोट दबोचे हुए उसे रोकना चाहा। तुम्हें मेरी तलाश है ना, लो सामने खड़ा हूँ, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, अब खड़े क्यों? Come on, please, hurry up, kill me। असफी दोनों बाजू फैलाए सीना ताने उसके सामने खड़ा था और अब गुस्से के आलम में उसे ललकार रहा था। वो शख्स भी असफी की बात सुनते ही रिवॉल्वर की बजाय हाथों का इस्तेमाल करने के लिए आगे बढ़ा ताकि उसे अपने बदला वसूल कर सके। इसी लम्हे असफी उसे कोट से दबोचे हुए वहाँ कमरे से मलक बालकनी की तरफ बढ़ा और वहाँ से उसे नीचे पटक दिया और वो शख्स अपना तवाज़ुन खोते हुए नीचे जा गिरा। मीनू के हलक से खौफ के मारे एक चीख बुलंद हुई। तुमने आज फिर से मुझे वो सब याद करवाया है जिस असलियत से मैं अब तक खुद को निकाल नहीं पाया हूँ, इसलिए सज़ा के तौर पर तुम्हारी सांसें छीन लेना भी बहुत कम सज़ा है। अभी क्योंकि तुम और तुम्हारा वजूद तो आज़ाद हो चुके हैं, लेकिन असफी की तकलीफ़ उसकी हैसियत कभी कम नहीं होगी, उसका मदावा कभी नहीं हो सकेगा। असफी उसे पटकते ही खुद से बड़बड़ा रहा था। उठाओ अपने आदमी को और दफ़ा हो जाए यहाँ से, और आइंदा अगर ऐसी हरकत की तो कोई एक भी यहाँ से ज़िंदा सलामत नहीं जाएगा। असफी पाशा के लोगों पर भड़का तो उन्होंने लम्हे की ताख़ीर किए बिना वहाँ से निकलने की। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी उनके जाते ही वहाँ से निकल गए थे। अब असफी अपनी मुताए जान को सीने से लगाए हुए उसकी कमर थपथपा रहा था, जो अभी तक इंतहाई शौक और खौफ के आलम में थी, क्योंकि वो असफी को पहली बार इस रूप में देख रही थी। जी दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आपको आज की एपिसोड? यकीनन पसंद आई होगी, तो जुड़े रहिएगा क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल के साथ, जहां बहुत जल्द हम एक नई एपिसोड लेकर हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड लव।